सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज मीन फॉर सीरियस स्टूडेंट्स फॉर सीरियस स्टडीज ओनली। कोई ज़्यादा इसमें डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग नीट की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें जो लास्ट 4 5 5 6 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग इसमें टेक केयर कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, खास तौर से फिजिक्स में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, किस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं, ये भी हम सब इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना ही हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि आपको समय भी बचाना है। तो जहां जहां समय बचाया जा सकता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए चैनल पे बने रहिए। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं सबको बहुत ध्यान से देखिए। डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आप बहुत अच्छा स्कोर फिजिक्स में कर लोगे। तो आज हम लोग जो सीरीज में क्या पढ़ेंगे बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। तो आज इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे देखेंगे। इजी है, डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक्स है, ऑल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of massless string. The string passing through over the pulley over the frictionless. The acceleration of the system. इस तरह से पूछा है। तो पुलिस मास सिस्टम है ये। तो इसका हम लोग को केवल बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो आप बताइए इसमें जाएगा कौन नीचे? जो भारी होगा, जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा। तो ये तरह लॉजिक से हम बता सकते हैं कि भाई 6 kg वाला वेट नीचे की तरफ जाएगा और सेम एक्सेलरेशन से 4 kg वाला ऊपर जाएगा। इतना तो क्लियर है, हम लोग को पता होता है। तो अब इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आप कहोगे सर यहाँ एक टेंशन लगेगा और यहाँ पर एक mg लगेगा, जिसको हम 60 न्यूटन लिख दे रहे हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय g, g की वैल्यू 10। ठीक है, या आप g लिख दीजिए क्योंकि आंसर भी g के टर्म्स में आ रहा है तो बेटर है g लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइए अब, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह कैसी होगी? सेम होगी, क्योंकि कहीं पर भी मास नहीं है। तो यहाँ पर भी हम टेंशन t लिख देते हैं और नीचे वेट कितना लिख देते हैं? 4g। g यानी कि ग्रेविटी है, जो आंसर हमें g के टर्म्स में दिया। तो अब बताइए, जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में ज्यादा भी होगा। तो अगर 6 kg के लिए हम देखें तो फॉर 6 kg के लिए अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं? न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए? 6g ज्यादा होगा टेंशन के रिस्पेक्ट में। और ये ऊपर जा रहा है तो इसमें टेंशन ऊपर ज्यादा होगी और 4g कम होगा। ठीक है ना? तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पर? 6g माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर 4g के लिए हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पर, 4g के लिए कितना आ जाएगा? ये ऊपर जा रहा है तो t ज्यादा होगा, तो t माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो टू इक्वेशंस, टू अननोन्स हमारे पास t और a। लेकिन हमसे फिलहाल यहाँ पर केवल इन्होंने ग्रेविटी पूछी है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिस्टम का जो है वो एक्सेलरेशन पूछा है। केवल टेंशन भी पूछ सकते थे, तो टेंशन भी पूछते तो भी सॉल्व कर लेते, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं थी। तो फिलहाल हम इनको क्या कर दें? सिंपली बताइए क्या कर दें? ऐड कर दीजिए। तो ऐड, देखिए ऐड कर दीजिए, इसको सॉल्व करना भी हमें आना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6g माइनस 4g की वैल्यू 2g आ जाएगी, और इनको ऐड करेंगे तो ये 10a आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, यू विल गेट g/5। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो ये आंसर हमारा बच्चों सी आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो यहाँ पर इन्होंने दे दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इमीडिएट बच्चों से कई बार नहीं भी हो पाता, और खास तौर से जब ये n to n माइनस इस तरह की चीजें आती हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए स्मूथ है तो क्लिक करना चाहिए कि भाई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो भैया u की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है? t इक्वल टू 0 पे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। जब पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान रखिए बैक ऑफ द माइंड कि क्या डेटा हमें दिया हुआ है। द एसएन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन t इक्वल टू n-1 से n तक। तो देखिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो केवल हमें n-1 से लेके n तक दिया हुआ है। एक, तो बताइए ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड है? एक सेकंड में n-1 से n तक केवल एक ही सेकंड तो गुजरा है, यहाँ पे एक ही टाइम, तो एक सेकंड ही तो उसने स्पेंड किया। तो इसमें बच्चों जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का लगाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो Sn दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ट्रेवल, ये किसका है? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड है, nth सेकंड। इसी लैंग्वेज को उन्होंने घुमा के दिया है। ये एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, इसी को हम लोग बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि अगर nth सेकंड है, इसका मतलब है
कि n-1 से लेके n तक कितना। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, इसका मतलब है कि 4 सेकेंड और 5 सेकेंड, जो एक ये सेकेंड बचा है 4 और 5 के बीच में जो एक ये सेकेंड गुजरा है, इसका डिस्टेंस केवल बताना है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, 5th सेकेंड नहीं बोल रहे, अब 5 सेकेंड बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 0 से लेके 5 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूरा हमें बताना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग 4 इक्वेशन पढ़ते हैं। पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस, और एक फोर्थ इक्वेशन भी पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वाला। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हमें एक्चुअली में यूज करना है। तो बच्चों फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है u1/2 ua 2n-1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है तो ये 0 पुट कर दीजिए, तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 a 2n-1। तो आपसे पूछा गया Sn, तो ये आ गया बच्चों, और Sn+1 कितना आएगा, तो जहां पर n लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे n+1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा n+1, n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1/2 a ये हम लिख देंगे 2n+1 -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n-2n+2, और ये तो ये 2n कितना आ जाएगा 2n+1 हो जाएगा। इन्हीं को आपको बस क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो कितना आ गया Sn/Sn+1 की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आ गया 2n-1 और नीचे आ गया बच्चों 2n+1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो सी आंसर इसका हम लोग का आ जाता है। तो ये लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा नीट वालों के लिए कई बार क्लिक करता है। आप ऐसे तो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह हम लोग इसको करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसा होगा। इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि हम लोग इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो भाई इससे आपको नहीं मिलेगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड है और ये डिस्टेंस ट्रेवल इन tth सेकेंड है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। A ball of mass 0.15 kg is dropped from the height of 10 meters, strike the ground and rebound to the same height. Same height तक वो चली जाती है। Find the magnitude of impulse. तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो हमें मालूम है F जो होता है न्यूटन सेकंड लॉ की जो डेफिनेशन है ये होती है बच्चों, है ना। द फोर्स जो है वो दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। ध्यान से सुनिए, तो ये F डेल्टा टी अगर हम यहाँ लिख देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर दें, या ना भी आप करें तो इसको आप डेल्टा पी लिखते हैं, और इसी को हम लोग बच्चों इम्पल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये इम्पल्स आ जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो इम्पल्स है हमारे पास वो कुछ और नहीं बल्कि चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या है, इम्पल्स है। याद रखिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए हमने वेक्टर ही लगाया है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा ये वेलोसिटी। m आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। याद रखिए स्केलर नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक बॉल, आप ऐसे मानिए अगर एक बॉल यहां से टकरा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, दीवार से, और टकरा के वापस भी 10 मीटर पर सेकेंड से आ गई, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होने के बाद ये वापस इसी स्पीड से जा रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पर आप लोग जीरो कर देते हो, जीरो नहीं है, जीरो मिल जाएगा, जीरो नहीं है यहाँ पर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आप पॉजिटिव लिखोगे, इसको अगर आप पॉजिटिव लिखोगे तो इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लिखोगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करना है, डायरेक्शन जो चेंज इन स्पीड अगर पूछे, चेंज इन स्पीड तो इसकी जीरो है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ता है। तो क्या करो, आप कुछ नहीं करो, जो इस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लिख दो, जो इस डायरेक्शन में इसको नेगेटिव लिख दीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप करोगे, ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको अभी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -10 इधर की तरफ है, ठीक है ना। और ये माइनस साइन आपने इसका लगा दिया चेंज के लिए, डिवाइडेड और सॉरी फिर माइनस कर दिया इसका, तो ये कर दिया 10, तो ये कितना आ गया -20 आ गया। तो अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी ऐड हो जा रही है, देखा जाए उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड हो जा रहा है। भाई इस बात को ध्यान रखिए, इमीडिएट ये इसको जीरो मत बोला करिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमने लगता है कई जगह ऐसा गड़बड़ हो जाता है आप लोगों के साथ, तो ऐसा मत करिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे।
तो बस इसी फॉर्मूले का हम लोग को बच्चों यूज करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप बताइए 0.15 तो ये दिया है, तो मास तो हम यहाँ पे 0.15 लिख देंगे। अब लिखना है हमें चेंज इन वेलोसिटी। तो 10 मीटर की हाइट से ये गिराया जा रहा है और सेम हाइट तक ये जा भी रहा है। तो आप हमें बताइए, अगर कोई बॉल को अगर हम ये यहाँ से ड्रॉप करें और ये हाइट कितनी दी है 10 मीटर, तो जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी भाई इंपल्स तो यहाँ पे लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी v1 वेलोसिटी हम लोग लिख लेते हैं, और ये v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2gh। फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक का लगाया कौन सा, v² = u² + 2gh। बच्चों ये वाला इक्वेशन लगा रहे हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए ये 2gh आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू भी 10, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10√2 आ गया, ये v1 आ गया। अब बताइए कोलिजन के बाद, अब वो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद ये फिर से इसी हाइट तक चली जाती है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और सेम हाइट तक जाने के लिए इसकी स्पीड फिर से कितनी होनी चाहिए, 10√2 होनी चाहिए। याद रखिए हम कह रहे हैं स्पीड यही होनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी ठीक उल्टी हो गई इसकी, ये नीचे जा रहा था अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, इसको हम फाइनल कह सकते हैं और इसको आप इनिशियल कह दीजिए, ये इनिशियल वेलोसिटी। स्पीड सेम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सेम हाइट तक जा रहा है। अगर एक कम हाइट तक जाता तो हम उसके हिसाब से फिर से फॉर्मूला लगा के और h की वैल्यू दूसरी पुट कर देते हैं। तो अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया यहाँ से, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल कितना है ऊपर की तरफ 10√2, और ये माइनस, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, इसको माइनस से लिखोगे वेलोसिटी के लिए, माइनस 10√2। अभी ये देखिए जो बताया, ये नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस। वेलोसिटी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ लिखी जाती है। तो जो नीचे जा रहा है नेगेटिव लिख दिया हमने, जो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव लिख दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट डायरेक्शन उल्टे लिखने होते हैं। इनको आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 20√2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 20√2 आ गया, ये डेल्टा वी आ गया हमारे पास। मोमेंटम कितना आ गया, मोमेंटम था मास इंटू डेल्टा वी। मास हमें कितना दिया है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 20√2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। ये 0.3 आता तो 3 आ जाता, तो 3√2 हमारे पास मोमेंटम आ गया। और जो चेंज इन मोमेंटम है बच्चों वही इंपल्स के बराबर होता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो 3√2 हमारे पास आंसर आएगा। तो 3√2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3 से ज्यादा होगी। 1.4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4.2 आंसर जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास 3√2 दी हुई है। तो हो गया आराम से। और भी इस तरह के बच्चों क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए हैं, तो बस इतना ध्यान रखिए, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाले क्वेश्चंस हैं आपके, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करते हैं, ये वाला इजी सा क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जिसमें हम लोग माहिर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on an inclined surface AC. The coefficient of friction म्यू दिया हुआ है जी। द नेट फोर्स पूछा है बच्चों, इस पे कितना लगेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो बताइए अगर इसका हम देखें तो यहाँ पर एक क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। याद है आपको, इसके कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं तो mg sin 30 लिख दिया, ये डायरेक्शन में लगेगा। और इसके ऊपर क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे पुल करने की कोशिश करेगी, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इसके पीछे की तरफ लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू हमें मालूम है म्यू इंटू एन होती है, एन नॉर्मल होता है। अब आप पूछोगे नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो भाई नॉर्मल यहाँ पे लगता है ऐसे, और यहाँ पर इसका कंपोनेंट आप लिखते हो mg cos 30, mg cos 30। अगर यहाँ पर ये mg लगता है तो ऐसे ही करते हैं, बहुत कॉमन सा। mg होता है, इसका एक कंपोनेंट इधर अलोंग द प्लेन, एक अलोंग द परपेंडिकुलर, और नॉर्मल की वैल्यू इसके बराबर है। तो ये तो हमारे पास आ गया mg sin 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट mg/2, है ना, mg/2 आ जाएगा। इसको जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है फ्रिक्शन की वैल्यू। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमें लिखी है बच्चों म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 1/√3, एन की वैल्यू mg cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया mg/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है mg/2, सॉरी, इतना ही फोर्स नीचे भी लग रहा है mg/2। तो आगे और पीछे के जो दोनों फोर्स हैं वो अगर बराबर लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस
पे 0 लगेगा, तो नेट फोर्स कितना है, आगे और पीछे वाले फोर्स के बराबर है, तो ये बी आंसर हमारा हो गया। आगे समझ में, इस तरह से हो गया, हमने चेक कर लिया और इस तरह से आंसर आ जाता है। तो आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अ फुटबॉलर प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड and with the same speed to avoid the opponent, the force that act on the player while turning। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लॉजिक से मत करिए फिलहाल, मेरा सजेशन आपको यही है, क्योंकि इसमें गलतियां हो जाती हैं। आपको लगता है क्वेश्चन आसान है, इस तरह का क्वेश्चन एक पहले जेई में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कराया, थ्योरेटिकल वे में देके आपको यहाँ पर कराया, ठीक है ना। तो हमेशा फिजिक्स में आप डेफिनेशन के थ्रू जाइए, लॉजिक जहां जहां यूज कर सकते हैं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल ना करें तो बेटर है। द फोर्स डेट, अब फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स जो होता है वो अभी हम लोग ने लिखा था, क्या था, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये होता है एक्चुअली में फोर्स। तो इसी डेफिनेशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, वही पहले थोड़ा डायरेक्शन बना लेते हैं, तो मान लेते हैं ये साउथ है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है ना। और यही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, तो ईस्ट को हम आई कैप लिख लेंगे और नॉर्थ को जे कैप लिख देंगे, साउथ को माइनस जे कैप लिख देंगे, अपनी तरफ से चूज कर लेंगे ताकि गलती ना हो। देखिए इसी अप्रोच को हमेशा यूज करेंगे, तो चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे, सारे हो जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको और ज्यादा करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जितना आपके दिमाग में अगर चला गया है तो गड़बड़ी नहीं होगी कम से। तो बताइए पहले किधर जा रहा था, ये साउथ में जा रहा था, तो पहले ये साउथ में जा रहा था, तो पहले हम अगर इनिशियल मोमेंटम अगर लिखें यहाँ पे, तो मान लेते हैं इसकी कुछ स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्पीड हम मान लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी इंटू माइनस जे कैप लिख दें, ठीक है ना। अब फाइनल किधर जा रहा है, फाइनल किधर जा रहा है, ये इसने अपनी सेम स्पीड चेंज नहीं करी, स्पीड को कोई चेंज नहीं करा इसने, केवल अपने डायरेक्शन को चेंज किया, तो साउथ से ईस्ट की तरफ जाने लगा, तो पहले साउथ जा रहा था, अब ईस्ट जाने लगा, तो अब कितना हो गया, एम वी इंटू आई कैप हो गया, बताओ यही तो हो गया, सेम स्पीड वही मास, तो अब आई की तरफ जाने लगा, बताइए आई यही तो हो गया, आई कैप हो गया। अब आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी हमें क्या, एम वी से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल डायरेक्शन बताना है, तो ये वैल्यू आएगी आई कैप माइनस जे कैप, ये आएगा, बताओ कुछ भी आएगा इसे, तो जो डायरेक्शन है वो देखो बच्चों, आई कैप माइनस जे कैप आ रहा है, तो आई कैप जे कैप किस डायरेक्शन में, जरा देख लेते हैं, ये देखो आई कैप है, और जे कैप क्या है, जे कैप ये है, ये जे कैप है हमारे लिए, लेकिन ये कितना आ रहा है, माइनस जे कैप, ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा है, माइनस जे कैप, ये हमने करा है यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आई इनिशियल का था और ये माइनस इसका, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस जे कैप आ रहा है, तो प्लस जे कैप इधर आ गया है ना, तो डायरेक्शन क्या आ गया हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट आ गया, आगे कि नहीं आगे, बता, ईस्ट की तरफ आ रहा है आई कैप और जे कैप आ रहा है ऊपर की तरफ, देखिए इसका भी एक माइनस साइन होता है ना, जिसकी वजह से डायरेक्शन पलट जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया हमारे पास, ये कौन सा डायरेक्शन है भैया, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने देखा है बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं या हड़बड़ी में गलत करके आते हैं, तो गलत नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है और इस तरह की अप्रोच रखिए, क्वेश्चन आपने कर लिया, समय ज्यादा नहीं लगता, आप केवल आई कैप जे कैप भी रख के करते तो सॉल्व कर लेते। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं, इतना ध्यान रखिए और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं होती, इसी तरह से अप्रोच करना है, कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही अप्रोच करना है। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। तो कोई कार, मूविंग कार है हमारे पास जो जा रही है, ठीक है ना, एक कार है जो कि चल रही है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो इस कार का कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, ये रेस्ट पर है, बहुत तेज अगर कार को हम भगाएंगे तो ये पीछे की तरफ स्लिप करना शुरू करेगा, तो इसके ऊपर लग क्या रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, तो वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए, इससे ज्यादा अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा तो ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा अगर इसके ऊपर फोर्स की जरूरत होगी तो ये रुक नहीं पाएगा और स्लिप करेगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, m इंटू ए के बराबर होगी, तो m a की वैल्यू जो है वो म्यू इंटू एन के बराबर, तो m a की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम जी, तो ये m से m बच्चों कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई म्यू इंटू जी, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15,
और g की वैल्यू हमें गिवन है 10, तो ये आ गया 1.5। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक अगर ये चलता है तो ठीक है। अगर ये 1.6 भी अगर चलना शुरू कर देगा तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर रखा है वो स्लिप कर जाएगा, पीछे चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये वाला। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, और तो घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बिल्कुल इमीडिएट इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का हम आपके लिए कह सकते हैं इसमें। A bullet from the gun is fired on a rectangular wooden block with a velocity u. When the bullet travels 24 centimeter through the block along the length horizontally, the velocity of bullet becomes u by 3। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर। अभी तो 20 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर है, और ये बुलेट की स्पीड यहाँ पर u है, और जब ये ब्लॉक जब बुलेट यहाँ पे पहुंचती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, u by 3 हो जाती है, ठीक है ना। तो जब ये 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड u by 3 हो जाती है, यानी इसके अंदर ये पेंट्रेट कर गया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि क्या है, इसमें एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। जब बुलेट अंदर जा रही है तो जो वुड है वो हमारा बहुत डेंस है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, धीरे 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 पीछे फोर्स लगाए। देन इट फर्दर पेंट्रेट इनटू द ब्लॉक फॉर द सेम डायरेक्शन एंड बिकम कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। अब ये ब्लॉक इतना छोटा नहीं है बल्कि थोड़ा और बड़ा है ये, तो वो कह रहे हैं ब्लॉक यहाँ तक है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये फर्दर जा रही है और यहाँ पर फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई एंड पर। तो हमें ये डिस्टेंस x अगर हम निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं टोटल लेंथ कितनी है, तो 24 लेंथ तो ये हमें दी हुई है 24, x और निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आंसर हमारा कौन सा नहीं होगा भाई, 24 तक तो ये जा ही चुकी है और अभी भी ये रेस्ट पे नहीं आई है। तो जो हमारा आंसर इसमें नहीं हो सकता वो आप बता सकते हो इमीडिएटली कि भाई 24 आंसर नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा, 24 से ज्यादा ही आंसर इसका हो सकता है। तो लेकिन अब हम नहीं बता सकते इसके आगे कि 27 और 28 में कौन सा पॉसिबल है, लेकिन दो ऑप्शन इमीडिएट एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास लास्ट का टाइम है और आपको बहुत ही मन कर रहा है कि हमें का तुक्के मारे, तो आप यहाँ पे फिर भी कुछ चांस ले सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन इमीडिएट एलिमिनेट हो गए और लास्ट में आपके पास बहुत थोड़ा सा समय बचता है और आपको लगता है कि आप कुछ को आपका मन है कुछ करने का, और एक आध तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है यहाँ पर आपके करेक्ट होने की। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है वो लगभग कांस्टेंट लगेगा, ठीक है ना, जिसमें रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। देन इट फर्दर बैंडेड डायरेक्शन सेम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये इन्हें वैसे मेंशन करना चाहिए था कि इसके अंदर जो रिटार्डेशन लग रहा है वो सेम लग रहा है। तो इसमें जो रिटार्डेशन है वो मान लेते हैं हम लोग a लग रहा है और ये कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। नहीं दिया तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कौन सी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं रिटार्डेशन के लिए। फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, u by 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, s कितना है यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो ये लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 24। तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस भी यहाँ पर आ रहा है, तो माइनस 8 u स्क्वायर बाय 9। ये देखिए सॉल्व करेंगे ना तो 9 माइनस 8, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2a इंटू 24। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8 से आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये 3 आ गया। तो हमें यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया, u स्क्वायर बाय ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 हमें ये अभी एक्सेलरेशन मिल गया है। इस एक्सेलरेशन को अभी हमने रखा है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे बच्चों, चलते हैं जरा देखते हैं इसमें अब आगे क्या काम करना है हमें। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वाला हिस्सा हम लोग केवल कंसीडर कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u by 3, फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन a। तो फर्दर हम लोग यहाँ पे इस हिस्से में केवल लगा रहे हैं, इस हिस्से में बच्चों लगा रहे हैं। तो फिर से हम इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है यहाँ पर u by 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू ये पुट कर देते हैं u स्क्वायर बाय 9 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय x, ये x हमें फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखिए u स्क्वायर बाय 9 ये लिखा है, u स्क्वायर बाय 9 ये लिखा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये u स्क्वायर बाय
9 इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस आ गया 9, ये माइनस 2 यू स्क्वायर बाय 9 इंटू 6 इंटू एक्स। तो देखिए यू स्क्वायर बाय 9, यू स्क्वायर बाय 9 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 3। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो 24 प्लस 3 कितना होता है, 27। तो 27 आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा, आराम से कर लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना, फोकस्ड होकर स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, क्या ही क्या है इसको, बहुत इजी सवाल है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। A horizontal force of 10 Newton is applied on the block A as shown in figure. The mass of the block A and B 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over the friction surface. The force exerted by the block A on B. सवाल आपने पढ़ लिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि A जो है वो B पे कितना फोर्स लगा रहा है, यानी इस सरफेस से यहां पर जो है कितना फोर्स लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसके दो मेथड हैं लगभग जनरली। तो पहले आप बताइए, अगर हम ए को ऐसे पुश कर रहे हैं, ए को अगर हम ऐसे पुश कर रहे हैं, ए को अगर हम ऐसे पुश कर रहे हैं, तो ये बी भी आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें ये मालूम है कि दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर इन दोनों को हम एक ही कंसिडर कर लें तो टोटल मास बच्चों 5 kg हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक 5 kg का ब्लॉक है हमारे पास, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपने लिखा F इक्वल टू एम इंटू ए, 10 equal to 5 into a, तो you will get acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो एक्सेलरेशन आ गया, अब आपको बताना है कि भाई ये ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो अब हम इनको कंबाइन तो नहीं ले सकते, अब हम क्या करेंगे, केवल किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दोनों का जब बना रहे हैं तो ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है, जो कि एक्शन रिएक्शन की वजह से जीरो हो जा रहे हैं। तो अब हमें फोर्स निकालना ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब या तो केवल ए का बना लीजिए या केवल बी का बना लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम लोग बी का बना लेते हैं। तो एफ बी डी ऑफ बी बनाए, अगर बच्चों बताना, एफ बी डी ऑफ बी अगर हम लोग बनाए तो क्या बनेगा, एफ बी डी ऑफ बी अगर बनाते हैं तो बताइए बी पे क्या फोर्स लग रहा है। बी पे केवल ये ए इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जब हम इसे ऐसे पुश कर रहे हैं तो बी अपने आप कैसे जाएगा, तो बी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं कुछ n1, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये बी इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये 3 kg है, ये सरफेस पे रखा हुआ है यहाँ पर, और ये मूव किस एक्सेलरेशन से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो फिर और एक ही फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स इधर से हम लगा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। याद रखिए फ्री बॉडी डायग्राम में ये आपको पता होना चाहिए, केवल हम वो फोर्स कंसीडर करते हैं जो बॉडी पर डायरेक्टली लगते हैं। कंफ्यूजन आपको रहता है कि 10 न्यूटन नहीं लगा है, 10 न्यूटन बच्चों ए पे लग रहा है, बी पे नहीं लग रहा है डायरेक्टली। तो हम केवल वो फोर्स कंसीडर करते हैं जो डायरेक्टली बॉडी पे लगने चाहिए। अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो हम डेफिनेटली उसमें 10 न्यूटन लगाते। अभी देखिए हम बना देंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। हम अभी बी से बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ए से भी सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तो बताइए F इक्वल टू एम हम यहाँ लगा दें, तो फोर्स हमें बताना है, फोर्स कितना है N1 जो बता रहा है, मास कितना है 3 kg और एक्सेलरेशन 2, तो कितना आंसर आ गया 6 न्यूटन। तो इसका आंसर बच्चों 6 न्यूटन आ गया, जो कि सी है। तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है, इजी सवाल है। अब हम ए का देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ए का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ए तो 2 kg है, ए हमारा कितना है 2 kg, देखिए हम 2 kg का बना रहे हैं, और फोर्स आपने इधर लगा रखा है 10 न्यूटन का, लेकिन बी इधर है। तो बी अगर सामने की तरफ से इधर इधर अगर बी है, यहां पर अगर ये बी था, तो बी इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, बी इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा N1 की वैल्यू, ये तो लगाएगा इसमें। हमारे आगे हम किसी को ऐसे पुश कर रहे हैं तो हमें पीछे थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है, तो बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन भी है। तो आप बताइए, और ये जा इधर की तरफ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो बताइए कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर का फोर्स ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स 10 माइनस n1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 और एक्सेलरेशन 2। हम क्या लगा रहे हैं, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से 4 आ गया, 10 माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यू विल गेट फर्दर। तो ये हमारे पास इस तरह से बच्चों सॉल्व हो गया। फिर से वही आ गया, आपको दोनों नहीं करने, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और सॉल्व करिए। तो चलिए आपको एक इसमें हम आपको पूछते हैं, अब आप हमें बताइए
ये आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखते हैं अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अब हमें ये बताइए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास 2 kg है और ये 3 kg वाला जो ब्लॉक है, ये 3 kg है, ये बी ब्लॉक है और ये आपके लिए दे रहे हैं हम। अब आप बताइए जो फोर्स पहले इधर लगा था वो फोर्स हम इधर लगा देते हैं। सिर्फ हमने क्या करा है, इस फोर्स को इधर लगाने के बजाय इधर लगा दिया है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन तो अभी भी वही आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब आप बताइए इनका जो कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पर जो इनका कांटेक्ट फोर्स है उसमें क्या चेंज होगा। तो इसमें आपको बताना है फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सेम वही क्वेश्चन है। तो आप हमें बताइए कि यही आंसर आएगा 6 न्यूटन की कुछ और आएगा, और अगर कुछ और आएगा तो क्या आएगा, और सेम आएगा तो क्यों आएगा। तो आपको आंसर कमेंट करके देना है, हमें कमेंट में लिख के देना है। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग करिए इसे और हमें बताइए, थोड़ा हमें पता लगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। द पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। एक यूनिफॉर्म स्पीड से बच्चों पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका जो पाथ है वो हमेशा कैसा है, सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी। तो वेलोसिटी हर वक्त कैसी है, कांस्टेंट नहीं है। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, तो वो डायरेक्शन वेरी कर रहा है। और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, इधर 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 ऐसे लग रहा है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी हमेशा चेंज हो रहा है। तो इसमें जो है वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है बच्चों और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आसान से सवाल था। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल। तो ये सवाल देखिए थोड़ा सा लेंदी है, मतलब ज्यादा लाइनें लिखी हुई हैं, तो पढ़ने में भी समय लगेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस पहले से हमारी है तो हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए वैसे, और हम इसकी आपको समरी बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, 2 इंक्लाइन प्लेन है ना, एक स्मूथ है और जो है दूसरा रफ है। तो एक रफ इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास और एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। तो एक ये मान लेते हैं रफ है, ठीक है ना, रफ है ये, और दूसरा हमारे पास सेम ऐसे ही है, लेकिन ये कैसा है, स्मूथ है। इसमें स्मूथ है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री दिया है और ये एंगल भी 45 डिग्री दिया है। इसकी भी लेंथ बच्चों एल दी हुई है और इसकी भी लेंथ बच्चों एल दी हुई है, दोनों की लेंथ भी बराबर दी हुई है, ठीक है ना, दोनों की लेंथ भी बराबर दी हुई है। वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई ब्लॉक है हमारे पास, कोई ब्लॉक है हमारे पास जो यहाँ पे रखा था, और इसको स्लिप करके स्मूथ में अगर टाइम टी लगता है, ऊपर से छोड़ा और नीचे आते हुए टी समय लगा, और वही ब्लॉक को हमने यहाँ पे रखा और इसको भी छोड़ा, तो इसको आने में यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा। भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा, अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, तो अपोजिंग की वजह से थोड़ा स्लो हो जाएगा और इसको नीचे आने पर, बॉटम तक आने तक थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। वो कह रहे हैं समय कितना ज्यादा है, अगर इसको टी लग रहा है तो ये समय इसको 2t लग रहा है। ये तो लिखा है, देखिए आप पढ़ लीजिए। द गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much as time to slide down the rough surface as on the smooth surface। तो स्मूथ में अगर t लग रहा है तो रफ में 2t लगेगा, डेफिनेटली रफ सरफेस में ही ज्यादा समय लगेगा। दोनों की लेंथ भी बराबर है, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पर ऐसे दिया और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों को रेस्ट से हमने स्टार्ट किया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका अगर आप देखें रफ सरफेस के लिए, अगर हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं थीटा बना लें, तो पीछे की तरफ बच्चों एक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। और आपको मालूम है कि एन की वैल्यू होती है, यहाँ पर ये एन है और ये वैल्यू होती है एम जी कॉस 45। यहाँ 45 दिया तो फिलहाल हम 45 ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वरना थीटा लिख देते हैं। और इस डायरेक्शन में बच्चों लगेगा कितना, एम जी साइन 45। याद रखिए हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, रफ सरफेस के लिए सॉल्व कर। तो रफ सरफेस में अगर नेट फोर्स नीचे देखें तो नेट फोर्स बच्चों नीचे कितने की तरफ आ जाएगा, विच इज एम जी साइन 45 माइनस म्यू एम जी कॉस 45। याद रखिए हमें ये म्यू की वैल्यू ही बनानी है। तो एम जी कॉस 45 साइन 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, और इसको हम लोग लिख लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू आ गई एम जी कॉस 45, तो ये g/√2। याद रखिए साइन 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 और mg, तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस म्यू। तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो हमें g की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई g/√2 1 माइनस म्यू। तो हमारे पास बच्चों एक तो ये एक्सेलरेशन आ गया कि जब ये सरफेस रफ हो, ठीक है।
स्मूथ सरफेस के लिए क्या होगा देखते हैं। स्मूथ सरफेस में देखिए क्या होगा, जब सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, तो केवल यहाँ पर आपको mg sin 45 लग रहा है, और यही वैल्यू हमारे m इंटू ए के बराबर होगी। तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे g sin 45 आ जाएगा, जो कि g बाय रूट 2 के बराबर। इतना आगे समझ में बताइए, ये आगे हम लोग को। तो अगर स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, ये एंगल 45, तो यहाँ पे ब्लॉक रखा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है g बाय रूट 2। और अगर ये सरफेस हमारे पास रफ है, ये सरफेस अगर हमारे पास बच्चों रफ है, तो अब एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना लग रहा है हमारे पास, देख लेते हैं कितना लग रहा था। कितना लग रहा था, g बाय रूट 2 1 माइनस म्यू। कितना लग रहा था, g बाय रूट 2 1 माइनस म्यू, ये लग रहा था। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, दोनों के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने भी l ट्रेवल किया, इसने भी l, तो वी आर यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल दोनों के लिए l, तो पहले इसके लिए लिख लेते हैं l, ये इनिशियल 0, हाफ एक्सेलरेशन g बाय रूट 2, g बाय रूट 2, और इसके लिए ये क्या सा सरफेस था भैया, ये तो स्मूथ लिखा है ना, ये स्मूथ लिखा हुआ है और ये रफ है, याद है ना। तो स्मूथ में अगर टाइम t लग रहा था, तो यहाँ कितना समय लग रहा था, 2t लग रहा था, याद है। रफ में ज्यादा समय लग रहा था, 2t लग रहा था, स्मूथ में t समय लग रहा था, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे t का स्क्वायर। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, तो l 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन g बाय रूट 2 1 माइनस म्यू, और ये कितना हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर। ये आगे मल्टीप्लीकेशन में ही हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आगे मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ही हमने लिखा है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग ने आगे मल्टीप्लाई में ही लिखा है। ये कितना लिखा हमने यहाँ पे 2t का स्क्वायर, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला, t का की वैल्यू कितनी रख दी, 2t रख दी, क्योंकि डबल हो गया। बस ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को हम लोग क्या कर दें, इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट कर देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा। तो इक्वेट कर लें हम लोग यहाँ पर, तो इक्वेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 1 बाय 2 g बाय रूट 2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 g बाय रूट 2 1 माइनस म्यू, और ये वैल्यू आ जाएगी 4t स्क्वायर। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, तो g बाय रूट 2 2, ये पूरा कैंसिल हो गया, देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया, फिर टी स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ 4, ठीक है ना। तो ये 1 बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई 4, 3 बाई 4 मीन्स 0.75, तो 0.75 हम लोग का बच्चों आंसर आ जाता है, बिल्कुल आराम से हो गया। कैलकुलेशन है, मानते हैं क्वेश्चन पहले इस तरह से हम लोग को करना होना चाहिए, क्योंकि नीट में आप लोग थोड़ा सा टाइम का और स्पीड का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो 0.75 बच्चों ये ए आंसर हमें दिया। बस मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो सवालों में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, बस सुनने की देर है और थोड़ा सा समझदारी से उसको प्रैक्टिस करनी है। A ball of mass 0.5 kg drop from a height of 40 meter. A ball hit the ground and rise to the height of 10 meter. तो ये बॉल जो है वो 40 मीटर से गिराई जा रही है। तो अभी हम लोग ने जैसे क्वेश्चन पहले भी करा था, तो ये हाइट इसकी दी है कितनी बच्चों, 40 मीटर, कितनी 40 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो जब ये यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2g इंटू एच। तो सॉल्व कर लें जरा, 2g की वैल्यू 9.8 दी हुई है और h की वैल्यू 40, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 9.8, तो इसको हम लोग देखो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे सर सॉल्व कैसे होगा, अब देखिए इजी दिया हुआ है, डेटा सेट करके आपको देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये 9.8 दिया आपको ताकि कैलकुलेट हो सकते, 10 लिखोगे तो रूट में आ जाएगा। तो ये देखना, इसको 0 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 हो जाएगा, 98 को हम 49 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये 4 लिख सकते हैं। तो बताइए 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 2 और ये 2, तो ये 2 यहां से लेंगे, एक 2 यहां से लेंगे, तो ये 4 इंटू 7 आ गया, ये कितना आ गया 28 आ गया। तो इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, यहाँ पे टकराते वक्त इसकी स्पीड कितनी आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आ गई बच्चों यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब ये टकरा के किस हाइट तक जा रहा है, किस हाइट तक आपसे बोला जा रहा है, केवल 10 मीटर जा रहा है। ये कितना जा रहा है, यहाँ से 10 मीटर तक जा रहा है, केवल 10 मीटर। तो अब बताइए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाई h की जगह 10 लिख दीजिए। इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 98 यानी कि 49 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 इंटू, तो 14 आ गया, तो 14 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देखें यहाँ पर
समरी बनाए अगर हम, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा रहा है और फिर यहाँ से रिबाउंड हो रहा है 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। चेंज इन मोमेंटम याद रखना, ये हमें क्या फाइंड करना है, इंपल्स। याद रखिए फिर से इंपल्स फाइंड करना है। तो इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। इंपल्स क्या है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, यही इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी है, बार बार बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताइए ये अगर ऊपर जा रहा है तो इसे प्लस लिख दीजिए, ये नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव लिख दीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल, मास कितना दिया है 0.5, वेलोसिटी फाइनल कितनी है +14, माइनस ऑफ माइनस 28 कितना आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 14 और ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, और 42 का आधा कितना आ जाएगा 21 न्यूटन सेकेंड। तो 21 बच्चों ये आंसर आ गया, बिल्कुल इसी तरह से। नहीं कहा आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन, आप यही क्वेश्चन कर लेंगे तो भी वो बाकी हो जाते हैं सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है। अब 1 kg आपसे इसमें फोर्स पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। देख लीजिए 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द वॉल विद a velocity 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट द सेम एंगल। अगर वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करता है, ध्यान रखिए अगर वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करता है तो वो इलास्टिक कोलिजन है, यानी उसी स्पीड से वापस आएगा। जैसे हमने आपको बताया कि अगर वो सेम हाइट तक जा रहा है, सेम हाइट तक जा रहा है तो सेम स्पीड से ही वापस भी आएगा, तभी हो सकता है। तो अगर ये सेम एंगल से ही वापस जा रहा है तो ऐसे वॉल है हमारे पास और एक बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और ये यहाँ जाके टकरा गई। ये एंगल आपको बच्चों दिया है 60 डिग्री। टकराने के बाद ये इस तरफ से ये ऐसे जाने लगी, अब बॉल इस तरह से जाने लगी, ये वेलोसिटी मान लेते हैं v है। वो कह रहे हैं ये एंगल अभी भी कितना है 60 है। अगर ये दोनों एंगल सेम है, अगर ये सेम एंगल से जा रहे हैं तो ये जो u की वैल्यू है ये v के बराबर हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, ये हम लोग करते हैं जनरली थ्योरी में कि ये सेम हो जाएगी। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो फिर ये एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग इंपल्स के लिए जो क्वेश्चन लिखते हैं, इंपल्स में जो हम लोग लिखते हैं इंपल्स में वो होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो m v फाइनल माइनस v इनिशियल। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी होती है, अब देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। ये वाला कंपोनेंट ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी u sin 60, u cos 60, u cos 60 आएगा ये बच्चों, और ये आएगा u sin 60। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ये u cos 60 और ये u sin 60 मिलेगा, u cos 60। अब बताइए u cos 60 क्या है, u cos 60 जो है वो पैरेलल टू द वॉल है। अब इस दीवार के अगर हम पैरेलल ही मूव करते रहेंगे तो कोलिजन ही नहीं होगा कभी भी। कोलिजन होने के लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस वॉल के साथ, इस बोर्ड के साथ हमारा कोलिजन होना है तो हमें एग्जैक्टली कोई ना कोई कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके अगर पैरेलल ही अगर हम मूव करते रहेंगे तो कोलिजन नहीं होगा। तो पैरेलल वाला जो है वो कोलिजन में या चेंज में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो केवल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये वाला जाके इससे टकराएगा और जो लौट के कौन सा आएगा, यही लौट के आ जाएगा, कितना हो जाएगा v, ये भी कितना हो जाएगा sin 60। तो ये वाला अगर आप कह रहे हो पॉजिटिव है तो ये वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, माइनस हो जाएगा जो अभी हमने आपको बताया। ये अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसा है पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन कैसा है नेगेटिव। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे लिखें तो कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू एक्जैक्टली u के बराबर है, तो ये आप लिख देंगे u sin 60 और कैसी है माइनस, और ये है इनिशियल कितनी है प्लस u sin 60। तो चेंज कितना आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए आप इम्पल्स में। फिलहाल अभी हम इम्पल्स निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई मास चेंज इन वेलोसिटी फाइनल कितनी आ गई माइनस u sin 60 और फिर ये माइनस u sin 60, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2mu sin 60। sin 60 बच्चों √3/2 होता है तो कैंसिल हो गया, तो √3 टाइम्स ऑफ mu आ गया, ठीक है ना। मास भी हमें गिवन है 1 kg, कोई दिक्कत नहीं है, और स्पीड भी हमें गिवन है 1, तो ये वैल्यू एक्चुअली में आ गई √3। ये आ गया इंपल्स। आपसे इंपल्स नहीं पूछा, आपसे पूछा गया है भैया फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो फोर्स निकालने के लिए आपसे पूछा गया कितनी देर तक, कितने समय तक इसके कांटेक्ट में है, केवल 0.1 सेकंड तक। तो फोर्स क्या होगा हमारे लिए,
फोर्स कितना होता है, फोर्स की वैल्यू जो होती है, एफ की वैल्यू जो होती है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यही होता है फोर्स। तो इम्पल्स आ गया हमारे पास कितना, √3, और ये कितना था 0.1, तो कितना आ गया, ये 10 आ गया, तो 10√3 आंसर आ गया। तो ये फोर्स आ गया, तो कितना आ गया, आंसर आ गया हम लोग के पास यहाँ पर, आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास 10√3। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो आगे समझ में आसान सा सवाल था, ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको बताया बाकी के सवाल। अगला सवाल देखते हैं। A box of mass 5 kg is pulled up along the frictionless plane inclined at 30 degree with the horizontal. The tension in the cord is 30 Newton. तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये कह रहे हैं भाई हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री से है। देखिए याद ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ दिया 30 डिग्री, वर्टिकल के साथ भी दे सकते थे, तो घूम मत जाइएगा, डायग्राम वैसे ही बनाइएगा। वर्टिकल के साथ यहाँ से देते तो ये 30 लिख देते, अगर ये 30 देते तो 60 लिख, और यहाँ पर एक ब्लॉक है भाई, इसको खींच के ऊपर ले जा रहे हैं, इसको टेंशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 30 न्यूटन दी हुई है, देखिए, ठीक है ना। ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg का, ब्लॉक कितना है बच्चों, 5 kg का, कॉर्ड में टेंशन इतनी है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, और देखिए सरफेस कैसा है इसका, स्मूथ है, सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई भी इसमें फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। तो पीछे की तरफ बच्चों क्या लगेगा, एक mg sin 30 लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे की तरफ अलोंग द प्लेन लगेगा, फ्रिक्शन है नहीं कुछ भी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, m कितना है, ये 50 sin 30 की वैल्यू दिस, तो ये आ गया 25। तो p आगे फोर्स कितना लग रहा है 30, पीछे कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 5 = 5 इंटू ए, ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए आ गया हमारे पास 1, तो ये बच्चों डी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये वाला सवाल हो जाता है आराम से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये जो है ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग इसी में भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। A shell of mass m is at rest initially it explode into 3 fragments। तो एक हमारे पास शेल है बड़ा सा, और उसका कुछ मास है, ठीक है ना, और ये टोटल मास इसका कुछ m है, और ये रेस्ट पर है। अब ये ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोड करता है। तो देखिए जब भी एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें मालूम होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, ये अभी हमने आपको बताया, और ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो अगर ये वैल्यू बच्चों 0 है, ये अगर चेंज इसमें 0 लग रहा है, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। डेल्टा पी क्या, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम है। अब ये बच्चों एक्सप्लोड हो जाता है और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये तो कह रहे हैं 2:2:1 के रेशियो में। तो बताइए क्या रेशियो आएगा, आप ये बताओ भाई, बेसिक सी मैथ्स बताओ कि क्या पार्ट होगा। अगर ये m है तो ये दो हिस्से कौन से होंगे, 2:2:1 के। तो बताइए कैसे निकालते हैं, तो भैया इसको आप कॉमन रेशियो निकालते हो, ये 2:2:5 हो गया, तो इसका एक टुकड़ा कितना हो गया, एक टुकड़ा जो हो गया वो m/5 का हो गया। इसको 5 बराबर भागों में बांट दें अगर हम, तो m/5 हो गया। तो दो हिस्से ये हैं, तो ये वैल्यू हो गई 2m/5, ये हो गया 2m/5, और ये हो गया m/5। आप तीनों को ऐड कर दीजिए तो m आ जाना चाहिए, क्या m आ जाए, ऐड करके ही तो m आएगा, आ भी जाएगा हमारे पास। तो पहली बात तो भैया ये सही से निकालिए, ये आप लोग गड़बड़ कर देते हो, ठीक है ना। कॉमन रेशियो वगैरह लेते हैं हम लोग, उससे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जो हमारे दो जो सेम है m और m, यानी कि m 2m/5 2m/5, ये दोनों सेम स्पीड से मूव करते हैं लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो मास है 2m/5, और ये दूसरा मास जो है 2m/5, ये अगर इधर की तरफ जा रहा है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, इन दोनों की स्पीड सेम है लेकिन आपस में एंगल। तो बताना है ये जो m/5 बचा है यहाँ पर, ये जो m/5 यहाँ पर बचा हुआ है, ये किधर की तरफ मूव करेगा। तो हमें नहीं पता भाई किधर मूव करेगा, वैसे तो इधर बता सकते हैं, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ v' है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग अब देखिए परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर है कि हम इसको यहाँ पर क्या लिख लें, हमें एज्यूम करना है तो इसको आई कैप लिख लीजिए और इसको जे कैप लिख लीजिए। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा केस ऑफ एक्सप्लोजन, जो भी बताया।
इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो बताइए फाइनल मोमेंटम कितना लिखेंगे, 2m/5 v i कैप 2m/5 v j कैप, और ये कितना हो जाएगा m/5 इंटू वी डैश। बताओ ये लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख दें बस। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो m/5 सब हटा दीजिए यहाँ से, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये m/5 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 कैंसिल, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो 2mv i कैप 2mv j कैप इक्वल टू वी डैश। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए 2v, तो ये वैल्यू आ गई i कैप प्लस j कैप, तो ये वैल्यू आ गई 2v रूट 2v माइनस इक्वल टू v। क्योंकि माइनस प्लस तो हम लोग ने डिसाइड किया था ये i कैप है और ये j कैप है, उनको आपसे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2v रूट 2, तो 2 रूट 2v आंसर आ गया। ठीक है ना, स्पीड के बारे में केवल वो आपसे पूछ रहे हैं, तो 2 रूट 2 v आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चा हम लोग का सही है, ये सी वाला आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। हो गया आराम से। अब ये वाला मोशन क्वेश्चन जो है सर्कुलर मोशन का है, आसान सवाल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और बॉब इज whirled in a horizontal circle by the mean of a string in the initial speed is 10 rpm। rpm का मतलब रोटेशंस पर मिनट होता है। अब देखिए ये भी आरपीएम में दिया और आपसे ऑप्शंस भी आरपीएम में ही दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको चेंज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसी फॉर्म में दिया हुआ है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रप्ट, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया, टेंशन पहले टी थी तो अब 4t कर दी, और कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, आर बच्चों कांस्टेंट रखा है तो न्यू स्पीड बतानी है। तो अगर किसी को अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं तो जो टेंशन लग रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर, और जो टेंशन है वही एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड करेगी। तो ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम लोग। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं T इक्वल टू एम आर, ये लिख दिया 10 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ गई। मास वही है, रेडियस भी वही है, देखिए रेडियस कांस्टेंट है। दूसरे में कह रहे हैं टेंशन हमने 40 कर दी, अब आपको बताना है यही मास है यही रेडियस है, ओमेगा का बताना है कितना। इक्वेशन नंबर 2 क्या कर दे, इनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका रूट कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 10 बाय ओमेगा। तो ओमेगा आपके पास आ गया 20 आरपीएम। जिस यूनिट में ये लिखा था 10 उसी यूनिट में ये भी आ जाएगा, तो 10 आरपीएम हम लोग का आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, ये इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, सर्कुलर मोशन में आता है। ये वाला भी सवाल बिल्कुल वैसे ही है सर्कुलर मोशन का। A bob is whirled in a horizontal circuit by the means of a string. The initial velocity इसकी ओमेगा गिवन, ओमेगा आरपीएम। The tension in the string is t, अब यहाँ पे टेंशन t है। The speed becomes 2 ओमेगा, तो पहले हम लिख लेते हैं t इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताइए टेंशन कितनी थी t, और ये ओमेगा है, और देखिए इसमें भी सेम रेडियस रखा गया। अब वो नई टेंशन पूछे, अब ये t डैश मान लेते हैं, ये m इंटू आर, और क्या करा इसमें इन्होंने स्पीड बढ़ा दी, इसकी कितनी बढ़ा दी 2 ओमेगा कर दी, तो ये 2 ओमेगा लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, टी डैश की वैल्यू बतानी है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो टी डिवाइडेड बाय टी डैश इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/4, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, टी डैश बिकम 4 टाइम्स ऑफ टी। तो हमारे पास आंसर ये बच्चों बी आ गया। ध्यान रखिएगा सी मत लिख दीजिएगा t/4, जब भी ये 4t t/4 1:2 2:1, इन सब में कंफ्यूजन हो जाता है आपको कभी कभी, तो ऐसा मत करिए। ये क्वेश्चन अभी वैसे ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी भी वेरी करती है, क्योंकि डायरेक्शन बच्चों हर वक्त क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो भैया डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो v इज नॉट कांस्टेंट एंड a इज नॉट कांस्टेंट, तो बच्चों बी आंसर इसका, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ये लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग ने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें चैप्टर में कोलिजन के थे जो अलग से नहीं तो आते हैं, जनरली एक आध आते हैं, तो वो भी इसमें हम लोग ने कर लिए थे। जो सर्कुलर मोशन वाला हिस्सा था वो भी हम लोग ने इसमें कर लिया था, जो इसमें लॉज ऑफ मोशन तक की चीजें यूज होती है, जहाँ फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने इसमें कवर कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया है
उसको करने के लिए उसका आंसर बताइए कि फोर्स अगर इधर की बजाय इधर लगा देते हैं तो फिर आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा करिए काम और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आता है। तो आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट हम लोग सीरीज में मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।